बांग्लादेश की एक अदालत ने अवामी लीग समर्थक 70 वकीलों को जेल भेज दिया है। उनके खिलाफ पिछले साल हुए हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मारपीट, हत्या के प्रयासों के मामले दर्ज थे। इस आंदोलन के कारण अवामी लीग प्रमुख और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। हसीना फिलहाल भारत में है। कोर्ट के अधिकारियों ने बताया है कि ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद जाकिर हुसैन ने जमानत देने से इनकार करते हुए वकीलों को जेल भेजने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने 9 महिला वकीलों और ढाका बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अबू सैयद सागर को जमानत दे दी है। इससे पहले वकीलों को हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते की अग्रिम जमानत देते हुए स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। मामले में कुल 144 वकील नामजद हैं। तो इसे अब हर एंगल से देखा जा रहा है आखिर क्यों इस तरह के कदम जो है वो उठाया गया। यूनिस सरकार का हसीना समर्थकों पर एक बड़ा एक्शन है। शेख हसीना के एक समर्थकों पर एक्शन तेज हो रहा है। शेख हसीना समर्थक 70 वकीलों को अब जेल भेज दिया गया है। सभी वकीलों पर अदालत आंदोलन के दौरान मारपीट का आरोप लगा। हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान हत्या की कोशिश का आरोप लगा। आंदोलन के दौरान हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था। उसके बाद अब वकीलों पर यह गाजगिरी है और वकीलों पर आंदोलन के दौरान मारपीट का यह आरोप लगाते हुए सभी को जेल भेज दिया गया है। 70 वकीलों को जेल भेजा गया है। 70 की तादाद अपने आप में बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें जेल भेजा गया है। और इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब जो समर्थक है शेख हसीना के उन पर कार्रवाई मोहम्मद यूनिस तेज कर रहे हैं। चुनाव कराने का वादा किया था लेकिन वो वादा तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। उससे पहले यहाँ पर हर तरह की कोशिशें जो हैं वो देखी जा रही हैं। शेख हसीना को पूरी तरीके से हर तरह से यहाँ पर समर्थकों को कमजोर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो शेख हसीना के दुश्मन बन बैठे हैं मोहम्मद यूनिस और लगातार यही सिलसिला जो है वो जारी है। हसीना समर्थकों पर शिकंजा कसा गया है। अवामी लीग के नेताओं से ज्यादती की जा रही है। हसीना समर्थकों पर पड़ता ये अत्याचार बहुत कुछ कह रहा है। फर्जी मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं हसीना के समर्थक। 70 वकीलों को अदालत ने जेल भेजा। आंदोलन के दौरान हमले और हत्याओं का आरोप उन पर लगा है। अवामी लीग समर्थक 70 वकीलों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। यानी कि पूरी तरीके से कहीं एक बार फिर से मजबूती ना हो जाए, इसका ध्यान में रखते हुए मोहम्मद यूनिस इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि उनके जितने भी समर्थक हैं उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर सीधा जेल का रुख दिखा रहे हैं। मनमानी वो कर रहे हैं। हालांकि अब उनके खिलाफ भी आवाज जो है वो तेज होती जा रही है। बांग्लादेश में अपराध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में अपराध का आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है। जनवरी 2025 में लूटपाट, हत्या, डकैती के 242 केस आए, 294 केस आए, 164 केस आए। देखिए लूटपाट के 242 केस सामने आए, हत्या के 294 केस सामने आए, डकैती के 164 केस जो हैं वो सामने आए। जनवरी 2025 का आंकड़ा है और ऐसे में लगातार ये जो आंकड़े हैं बहुत कुछ कह रहे हैं। यूनिस पर लगातार आरोप जो हैं वो भी लगते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। पत्रकारों पर नकेल कसी जा रही है। अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर जुल्म, विरोधियों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। बहुसंख्यक कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही है। धार्मिक हिंसा को भड़काने की जिम्मेदार हैं और ये कहकर उन लोगों को सीधा जेल का रुख दिखाया जा रहा है। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ हैं। निपुण सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ है। संजीत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। निपुण सर जी, शेख हसीना के समर्थकों पर गाज गिर रही है एक के बाद एक। यहाँ पर जो अचानक से कदम उठते हैं मोहम्मद यूनिस के वो हैरान कर देते हैं और बहुत कुछ कहते भी हैं। ये मोहम्मद यूनिस के कदम जो उठ रहे हैं उनके खिलाफ तो एक तरफ आवाज़ तेज हो रही है, दूसरी तरफ वो शेख हसीना के समर्थकों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं। क्या है इन सब के पीछे रणनीति मोहम्मद यूनिस की? देखिए जैसे आपने खुद ही कहा कि एकदम चौंका देते हैं। बीच में बात करने लग जाते हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे, चुनाव कराएंगे और चुनाव में हर पार्टी को पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। लेकिन फिर इस प्रकार की खबरें आने लगती हैं कि एलिगेशन लगाकर, और एलिगेशन किस पर? अवामी लीग पार्टी के ऊपर। और एलिगेशन भी कैसे? कि वो हिंसा करा रहे हैं, धार्मिक भावना, तमाम तरह के एलिगेशन। और देखिए ये अवामी लीग वो पार्टी है जिसने एक सेकुलर फैब्रिक जो है वो बांग्लादेश का इतने सालों तक बना के रखा। आज उस पर एलिगेशन इस तरह के लगाए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट हैं कि वो अगर चुनाव में अवामी लीग को पार्टिसिपेट भी करने को मौका देंगे, तो उससे पहले उसको इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो चुनाव जीत ना पाए। हम्म। दिखाने को क्या हो जाए दुनिया के सामने कि देखो, हमने अवामी लीग को भी पार्टिसिपेट कराया, हमने बीएनपी को भी पार्टिसिपेट कराया, जमात को भी कराया, और जो नई नवेली पार्टी वहां पर बनी है छात्रों की, उसको भी हमने क्या क्या पार्टिसिपेट कराया। लेकिन बाकी पावर जो है वो रहे किसके हाथ में? जिसको हम तय करें, जिसको यानी कि वहां के कट्टरपंथी जमात तय करे, वो हम्म। वहां पर पावर को हाथ में रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो रखी गई। और रही बात इस प्रकार का हम क्राइम की बात कर रहे हैं, भाई देखिए, एक सिंपल सी बात कही जाती है पिंकी जी, कि हम लोग अगर किसी भी देश को देखेंगे जहां हम्म। पर अगर राजनीतिक अस्थिरताएं होती हैं, यानी कि पॉलिटिकली अगर जहां पर स्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, तो वहां पर सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। महंगाई के रेट आप देखिए, वहां पर तमाम तरह के जो इश्यूज हैं आपके, मतलब देखिएगा, जो बड़े बड़े उनका जो आपका कारखाने थे, इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो उनका पूरा एक सेटअप था, वो काफी देशों से वहां से निकलकर शिफ्ट हो रहा है। जैसे भारत में हम देखें कि जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां थी, वो बड़ी मात्रा में भारत की ओर रुख कर रही हैं। जैसे जींस हम पहनते हैं लिवाइस की, हम्म। लिवाइस की ज्यादा मांग आपका हमारे भारत के अंदर आपकी बन रही है, ना कि जो बांग्लादेश में बना करती है वो भारत के अंदर बन रही है। तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो चोरी हो, हत्याएं हो, अपराध हो, वो सब कुछ बढ़ेंगे। तो हम्म। उस चीज का फेल्योर, यानी कि जिस प्रकार का क्राइम का रेट और बढ़ रहा है, उस क्राइम का ठीकने के लिए किसी ना किसी को ढूंढा जाएगा कि किसको बलि का बकरा बनाया जाए। तो बलि का बकरा कौन दिख रहा है? अवामी लीग। क्यों? उनके नेता वहां पर नहीं है। अवामी लीग के बड़े नेताओं को पहले एक्शन लिया जा चुका है। और अवामी लीग के प्रति कहीं ना कहीं जनता में जिन्होंने आंदोलन किया, जो सो कॉल्ड छात्र वहां पर हैं, उन्होंने जो आंदोलन किया, एक उनके दिमाग में उस प्रकार का क्या है, एक नेगेटिव इंप्रेशन बना हुआ है अवामी लीग के। तो कहीं ना कहीं वो उसको कैश कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी सरकार के ऊपर क्वेश्चन ना उठे। और देखो, होता क्या है कि कोई भी देश की सरकार क्या करती है, अगर खुद को टूटने लगती है, तो वो किसी ना किसी को विलन बनाकर उसके ऊपर पूरा ठीकरा फोड़कर अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास करती है। ये बहुत सिंपल से एक स्ट्रेटजी रहती है, जो हम दुनिया में किसी भी देश में देखें, आप पाकिस्तान में देखें, इस प्रकार की एक्टिविटी आप भी आपको देखने को मिलेगी। हम्म। हर देश के अंदर इस प्रकार की आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। जब एक कमजोर सरकार हो जाती है। ठीक है जी। निपुण सर। संजीत सर, क्या लग रहा है आपको कि अब जिस तरीके से कदम उठाया जा रहा है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, आवाजें तो उनके खिलाफ भी बहुत बुलंद होती जा रही हैं, स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है बांग्लादेश की, और ऐसे में अब चीन के दौरे से वो वापस आए थे, उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है, क्या ये सलाह वहां से मिली है उन्हें, या फिर अपने खुद के मन की वो इस वक्त कर रहे हैं, या पाकिस्तान की ये सलाह मानकर वो कर रहे हैं? कैसे देखते हैं आने वाली तस्वीर इस कदम के बाद आप? देखिए पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो नैरेटिव चल रहा है बांग्लादेश में, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट नैरेटिव है पाकिस्तान की तरह। हम्म। पाकिस्तान में भी जो है इमरान खान को इसी तरीके से हटाया गया था। वहाँ पे भी जो है आईएसआई का पूरा नैरेटिव था, आईएसआई ने पूरी कहानी लिखी थी, और वही कहानी अब जो है बांग्लादेश में दोहराई जा रही है। शेख हसीना वहाँ से चली आ गई, नहीं तो उनकी जेल हो जाती। इमरान खान पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा केसेस में उलझे हुए हैं, उनको जेल हुई हुई है। शेख हसीना के ऊपर भी मामले दर्ज हुए जा रहे हैं, वो भी अगर जाती है तो उनकी भी जेल हो जाएगी। तो ये पूरा नैरेटिव अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आईएसआई का रचा हुआ है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान से कॉपी किया और बांग्लादेश पे पेस्ट कर दिया, नंबर वन। नंबर दूसरा, जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, उनका ये मकसद है कि शेख हसीना वापस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शेख हसीना पहले भी मोहम्मद यूनुस साहब के खिलाफ थी, उनके खिलाफ भी करप्शन चार्जेस बांग्लादेश में थे। लेकिन बदकिस्मती से शेख हसीना के उनको हटना पड़ा, और अब जो है मोहम्मद यूनुस साहब वहाँ पे आ गए हैं। और अब वो हर कोशिश कर रहे हैं कि अवामी लीग को किसी तरह उसकी कमर को तोड़ा जाए, उनके समर्थकों को जेल में डाला जाए, उनके ऊपर केस चलाया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि जब भी इलेक्शन हो, अवामी लीग के ज़्यादा से ज़्यादा जो है काडर या तो जेल में हो, या उनके ऊपर केसेस चल रहे हो, उनको इंटिमिडेट किया जाए, उनको डराया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शन में वो उतनी जोर शोर से और उतना हौसला अफजाई के साथ काम ना कर सके। हम्म। और जो है स्यूडो डेमोक्रेसी जैसे पाकिस्तान में फौज लेके आई है,
उसी तरह मोहम्मद यूनुस साहब चाहते हैं, वही डेमोक्रेसी आनी चाहिए जिसमें ठीक तरीके से ना इलेक्शन हो, ठीक तरीके से पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर सके। शेख बिल्कुल, हसीना लेकिन बिल्कुल बिल्कुल संजीत सर, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश की जनता ऐसा होने देगी? क्या बांग्लादेश की जनता ये सब स्वीकार करेगी क्या? क्योंकि यहाँ पर जनता का अब किरदार जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और अब जनता को ही तय करना होगा कि उन्हें बांग्लादेश को किस दिशा में रुख मोड़ना है बांग्लादेश का। तो ऐसे में यहाँ पर बांग्लादेश की जनता को भी जागरूक होना बेहद ज़रूरी होगा। फिलहाल देखना होगा क्या होता है बांग्लादेश में आने वाले वक्त में। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं देश विदेश से जुड़ी हुई, उन पर भी चर्चा आपसे करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात अब अमेरिका की हम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की घोषणा के बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ट्रंप के टैरिफ के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। यूनुस सरकार ने अमेरिका से रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए 3 महीनों की मोहलत मांगी है। बांग्लादेश ने अमेरिका के व्यापार एजेंडे का समर्थन करने का भी आश्वासन दिया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अमेरिकी निर्यात पर सबसे कम टैरिफ लगाता है। उन्होंने कहा कि हम कपास, गेहूं, मक्का, सोयाबीन और स्क्रैप धातुओं जैसे कृषि वस्तुओं पर सभी टैरिफ हटाने को तैयार है। यूनुस ने ट्रंप से रेसिप्रोकल टैरिफ पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए पत्र का समापन किया है। बड़ा कदम है ये ट्रंप के सामने। मोहम्मद यूनुस गिड़गिड़ाए हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा और इसमें कहा गया कि हमें 3 महीने का वक्त दीजिए। ट्रंप के व्यापार एजेंडे का समर्थन करता हूं मैं, ये भी कहा है। बांग्लादेश ने 3 महीने का समय मांगा है डोनाल्ड ट्रंप से और अब यहीं पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ये समय मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या जवाब इसका दिया जाएगा? निपुण सर का मैं रुख करूंगी। संजीत सर, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने पत्र लिखा, 3 महीने का समय मांगा, तारीफ भी बखूबी उन्होंने उनके इस कदम की है कि जो कदम उठाया जा रहा है व्यापार के संबंध में वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसकी वो तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पत्र लिखा गया है, समय मांगा गया है, क्या लगता है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का क्या रुख होगा इस पर? देखिए जी, सबसे पहले तो जो अगर आप उस पत्र को डिटेल में पढ़ें तो वो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा चमचागिरी कोई किसी आदमी की नहीं कर सकता। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत बड़ाई करी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कहा है कि हमने आपके लिए ये किया ये किया। उनको याद दिला रहे हैं कि बांग्लादेश जो है अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में अपने किसानों की तो हालत ख़राब है और वो अमेरिका के किसानों की हालत को ठीक करना चाहता है, वहाँ से आयात करना चाहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। तो ये उसकी वजह ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब जब चाइना गए थे तो बड़ी उम्मीद लेके गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो मोहम्मद यूनुस साहब को भी लग रहा है कि चाइना ने उनको सिर्फ जो है गाजर दिखाई है लेकिन गाजर दी नहीं है। तो इसलिए अब उनको पूरी अपनी इकोनॉमी का फर्क नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है वो 70 से 80% एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है और पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चाइना है और उसके बाद नंबर दूसरे या तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है, जो अमेरिका को जो है गारमेंट्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। अभी उन्हीं एक्सपोर्ट के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाई है तो उसकी वजह से जो है वहाँ की इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और वियतनाम, चाइना, इन सब के ऊपर इतनी टैरिफ लगाई है कि ऑप्शन जो अब जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका ऑप्शन सिर्फ इंडिया रह गया, क्योंकि इनमें से सबसे कम टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर 26% लगी है। तो जो ये इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनको कहते हैं मूवेबल इंडस्ट्री। मूवेबल का मतलब ये 1 महीने के अंदर अंदर एक जगह से दूसरी जगह के जाके अपने आप को स्थापित कर सकती है और अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। तो अब मोहम्मद यूनुस साहब को ये लग रहा है अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी शिफ्ट करके भारत में चली गई तो उसके बाद जो इनकी जीडीपी की बात करते हैं कि जी हमारी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वो ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। और अगर ये तारीफ जो लग जाती है और डोनाल्ड ट्रंप साहब इनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं तो मोहम्मद यूनुस साहब के इकोनॉमिक डिफिकल्टी इतनी बढ़ने वाली है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक डिफिकल्टी के साथ, जो पहले वाले प्रवक्ता भी बोल रहे थे, इकोनॉमिक डिफिकल्टी के साथ सोशल डिफिकल्टीज भी बढ़ेंगी, रोजगार घटेगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी और वहां पे जो है बांग्लादेश में वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हाल है। तो ये जो है अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो जो चमचागिरी जो
उन्होंने पत्र लिखा है, उससे साफ जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस साहब कितनी मुश्किल में पड़ चुके हैं। बिल्कुल, पिंकी जी। मोहम्मद यूनुस मुसीबतों में तो लगातार फंसते ही जा रहे हैं। ऐसे में वो हर तरफ, चाहे वो चीन का रुख करे, चाहे वो यहाँ पर पत्र लिखे डोनाल्ड ट्रंप को, वो सिर्फ अब मिन्नतें ही करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे ही। देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी इन मिन्नतों का क्या जवाब देते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इसका जवाब जो है किस लहजे में दिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी।